इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं। और साथियों, कार्यक्रम किसान की बात में हमेशा ही आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आते हैं जो बिल्कुल सदुपयोगी होता है, समसामयिक होता है। और ये लेकर आते हैं हम दो साथी। जी हाँ, ज्यादातर हम दो ही साथी होते हैं। आज मैं हूँ आरती आपके साथ, और मैं विनोद कुमार। जी बिल्कुल। और जैसा कि बात कर रहे हैं कि समसामयिक होता है जो भी हमारा विषय होता है, और उस विषय पे आप भी शिरकत कर सकते हैं क्योंकि ये फोन इन कार्यक्रम होता है। तो फोन नंबर भी बताएंगे और सबसे पहले विषय बताएं तो विनोद ये कहना चाहते हैं कि आज के समय में अगर हम पानी की बात करें, जल की बात करें, तो आज के समय में क्या, मुझे लगता है हमेशा से शुरू से ही बहुत महत्वपूर्ण रहा है ये। और अब धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, प्रगतिशील जब देशों में शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं जो जल प्रदूषण है इसकी समस्या आई है। और आज का जो विषय है वो भी हमारा यही रहेगा कि जो जल प्रदूषण है इसका जो कृषि पे है वो क्या प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कृषि और जल आपस में काफी जुड़े हुए हैं, लेकिन जब यही जल जो कृषि को सपोर्ट करता है, उसका सहायक है, अगर ये प्रदूषित हो जाए या प्रदूषित जल इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिर क्या उसकी उपज होगी, उससे जो उपज हो रही है, और क्या कुछ परिणाम हो सकते हैं, घातक परिणाम मैं कहूंगी हो सकते हैं। इस पूरे ही विषय पर आज चर्चा की जाएगी। और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है पर्यावरण विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब बिल्कुल तैयार है, हम भी तैयार है विनोद। बिल्कुल। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे श्रोता जो है इंतजार कर रहे होंगे कि उनको फटाफट से फोन नंबर बता दें और व्हाट्सएप नंबर बता दें ताकि वो हमसे कनेक्ट होना शुरू हो जाएं। तो फोन नंबर बता देते हैं आपको। आज का हमारा फोन नंबर है 01 दिल्ली का STD कोड डायल कीजिएगा, साथ में आप डायल कीजिएगा 23421608। और व्हाट्सएप नंबर है हमारा, वो भी बता देते हैं आपको। वो रहेगा 9868886753। तो भाई आप बिल्कुल तैयार है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर फोन लाइन्स आपको लगता है कि नहीं मिल पा रही हैं। देखिए, बदलता मौसम है, बदलते मौसम में अच्छी अच्छी चीजें थोड़ा हिल जाती हैं। तो फिर भाई अगर कहीं से किसी भी वजह से नहीं मिल पा रहा है, फोन नंबर बिजी भी जाता है, हमारे कितने सारे लिसनर्स है जो कॉल कर रहे होते हैं, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो सीधे जुड़िए और बदलते मौसम में ख्याल रखिए। जब बदलते मौसम की बात की है तो डॉक्टर साहब रुक करते हैं आपका, जब तक हमारे कॉलर्स हमसे जुड़ते हैं। बात जब हम जल प्रदूषण की करते हैं, कृषि पे करते हैं। जल प्रदूषण हम सबको लगभग कहीं स्कूल टाइम से पढ़ाया जाता है कि जल प्रदूषण के बारे में आप ये निबंध लिखिए, ये कीजिए, सबने पढ़ा है, सब जानते हैं। लेकिन फिर भी एक जो कहते हैं ना, जो विशेषज्ञ जो एक मुख्य चीज बताते हैं, शायद उससे हम अनछुए हों। तो आप कृपया बताइए कि जल प्रदूषण क्या होता है, कृषि से जब इसको जोड़ के देखते हैं तो इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। देखिए, जल प्रदूषण क्या है कि जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण हैं जी। जब उनमें अवांछनीय परिवर्तन आते हैं, यानी कि ऐसे परिवर्तन जो पेड़ पौधे जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है, मानव के लिए हानिकारक है, तो हम इसको जल प्रदूषण का नाम दे सकते हैं। देखिए, जो जल प्रदूषण है, जैसे मैंने बताया कि अगर हमको अच्छी उपज लेनी है, स्वस्थ उपज लेनी है, तो जल का स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। तो अब जैसा बताया कि भाई जो औद्योगिकरण है, जो हमारा देश तरक्की कर रहा है, कई बार क्या होता है, अंधाधुंध विकास में कई बार बहुत सारी जो चीजें हैं, जैसे जल प्रदूषण की समस्या आ रही है, वायु प्रदूषण की समस्या आ रही है, तो ये कृषि को प्रभावित कर रही है जल प्रदूषण की समस्या। क्योंकि जो हमारे महानगरीय क्षेत्र हैं, उपनगरीय क्षेत्र हैं, उनके जैसे बड़े बड़े शहरों के आसपास हैं, दिल्ली के आसपास हैं, तो बहुत सारी खेती भी लोग करते हैं। तो जो शहरों से कई बार गंदा जल निकलता है या उपनगरीय क्षेत्रों से निकलता है, सीवेज से निकलता है, तो वो हमारी खेती को प्रभावित कर सकता है अगर इस पे हमने समुचित ध्यान नहीं दिया तो। जी डॉक्टर साहब, और आगे आपसे प्रश्न करें जाने, एक श्रोता जुड़ गए हैं लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार सर, नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं ये भी बताइए। मेरा नाम है भाग्य नारायण शाह। जी भाग्य नारायण शाह जी, कहाँ से बात? जी मैं दिल्ली से ही बोल रहा हूँ। जी पूछिए, कुछ प्रश्न। दौलतपुर जगह है जी। तो इसमें हमेशा फसल और की बात होती है, लेकिन मवेशियों के ऊपर कभी आप लोग चर्चा करें तो बड़ी मेहरबानी। जो पिछला शुक्रवार था, अगर आपने प्रोग्राम सुना है तो हमने पशुओं से आधारित ही प्रोग्राम था, और आपकी बात जायज है। कोशिश करेंगे हम कि जितना जल्दी हो सके हम आपको फिर रूबरू कराएंगे जो हमारे पशु विशेषज्ञ हैं उनसे। फिर भी डॉक्टर साहब आपसे कुछ कहना चाहते हैं? जी, जैसा कि आपने बताया कि हम मवेशियों के ऊपर चर्चा नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं है। और जैसा कि आज का हमारा विषय है कि जल प्रदूषण का भारतीय कृषि पर प्रभाव, जो कृषि है उसमें मवेशी एक अभिन्न अंग है। तो
अगर हम गंदा पानी का इस्तेमाल करते हैं, प्रदूषित जल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो पशुओं के लिए भी बहुत घातक है और किसानों की मतलब क्या कहते हैं जीवन स्तर को सुधारने में, उनकी अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ करने में वो पशुधन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो अगर पशु बीमार होते हैं या उनकी उत्पादकता कम होती है तो वो एक बहुत बड़े हानि की बात होती है। तो अगर हम जल प्रदूषण का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों पर पशु स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, तो ये हमको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे वो पोल्ट्री हो, फिशरीज हो, चाहे वो पशुधन हो, गाय भैंस बकरी भेड़, उसमें सब में प्रदूषित जल का दुष्प्रभाव पड़ता है। तो हमको विशेष ध्यान रखना है उसके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और जब बात हो ही रही है जल की, जैसे अभी हमने खेती की बात की, ठीक है, और पशुओं से संबंधित अगर आई है, तो मैं कह रहा हूँ जल प्रदूषण का अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इंसान भी इनसे प्रभावित हैं जी, क्योंकि जो हमारे स्रोत हैं जहाँ से हम पानी लेते हैं, या फिर खेत की अगर बात करें तो जैसे औद्योगिकरण जो हुआ है, इससे जो पानी है कहीं ना कहीं रिसाव जमीन के अंदर जाता है। तो जो हमारे हौज वगैरह हैं वहाँ से वो पानी कहीं ना कहीं खेती के अंदर भी आता है जी, जो कि अनाज के माध्यम से भी हमारे पेट में जा रहा है, हमारे शरीर में हम उसको ले रहे हैं उन चीजों को। तो इन सब चीजों से अगर आज के टाइम किसान भाई बचना चाहे, कैसे मतलब वो शुरुआत कर सकता है चीजों? देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो हमारा जो ये जल प्रदूषण है कई तरह से होता है। एक तो सतही जल प्रदूषण, यानी कि जो हमारे मतलब सतह के ऊपर है वो पानी प्रदूषित हो गया। दूसरा हो गया कि जो हमारा भूमिगत जल, जब वो प्रदूषित हो जाएगा, जब हम अविवेकपूर्ण ढंग से जो हमारे इंडस्ट्रियल एफुलेंट्स हैं या जो औद्योगिक बहिस्राव हैं, सीवेज है, उसका ढंग से शोधन नहीं करेंगे तो अंततः गत्वा वो हमारे भूमि जल में चला जाएगा। ठीक है। और एक दूसरा होता है माइक्रोबियल कंटेमिनेशन या माइक्रोबियल पॉल्यूशन। तो जब हम जो वेस्ट वाटर है, सीवेज वाटर है या डेयरी के अपशिष्ट हैं, उसको हम जल में प्रवाहित कर देते हैं तो उससे माइक्रोबियल कंटेमिनेशन हो जाता है। यानी कि जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, वो हानिकारक जीवाणु, ई कोलाई है, बहुत सारे आपने देखा होगा जब गर्मियों के दिनों में हैजा बहुत फैलता है क्योंकि हमारे जल स्रोत दूषित हो जाते हैं। तो इस तरह से, और एक क्या होता है कि जो है केमिकल पॉल्यूशन हो जाता है, इंडस्ट्रीज से अनट्रीटेड वेस्ट वाटर जब निकलता है तो हमारे जल स्रोतों में मिल जाता है, जब वो नदी हो, नाले हो, झील हो, तालाब हो, वहां तक चला जाता है कई बार। तो उससे धीरे धीरे वो जो प्रदूषक तत्व हैं वो धीरे धीरे रिस्क की जमीन में चले जाते हैं। तो वो एक बहुत गंभीर समस्या है। तो उसको दूर करने के लिए सरकार प्रयत्नशील है, उस पर बहुत शोध किया जा रहा है। तो उसको हमको बचाना है अपनी खेती को सबसे। जी डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और है कि अगर खेती की बात करें तो एक व्यापक स्तर जो है इसका, वो वहाँ पे गांव में इसकी खेती की जाती है, शहर के मुकाबले अगर देखा जाए। लेकिन गांवों में पहले तालाब, कुएं, इनका प्रचलन बहुत था, लेकिन धीरे धीरे इनका सूखना, बंद होना ये बहुत लगातार होता गया है क्योंकि वहाँ पे भी कहीं ना कहीं औद्योगिकीकरण आता जा रहा है और साथ ही साथ कहीं विकास एक इस स्तर पर हो रहा है कि जहाँ पे इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया जा रहा है। तो इसका भी प्रभाव खेती पर डेफिनेटली पड़ रहा होगा। तो कुछ इसके लिए किया जा रहा है क्या? हाँ, जैसे आपने बताया कि जो हमारे तालाब, पोखर, जोहड़ ये कम होते जा रहे हैं। अभी कुछ लगभग एक हफ्ते पहले भारत सरकार ने एक सर्वे कराया कि जितने हमारे देश में वाटर बॉडीज हैं किस प्रदेश में ज्यादा हैं, क्या उनकी स्थिति क्या है, वो क्यों नष्ट हो रहे हैं, उनके रखरखाव की अवस्था क्या है। तो ये देखा गया कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। और जैसा कि आपने बताया कि भाई धीरे धीरे उनमें अतिक्रमण हो रहा है, चाहे वो औद्योगिकरण हो रहा है या जो वहाँ के जो लोग हैं उनकी उदासीनता के कारण वो सब चीजें धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं। लेकिन ये बड़े संतोष की विषय है कि हमारी सरकार इस दिशा में जागरूक है और बहुत सारे जो स्वयं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इस दिशा में सार्थक काम कर रहे हैं कि भाई कैसे इनको पुनर्जीवित किया जाए। तो कहते हैं तो कहते हैं ना कि आज भी खरे हैं तालाब। अगर तालाब बचेंगे तो तालाब क्या करते हैं, बहुत सारी पारिस्थितिक सेवाएं देते हैं, यानी कि इकोसिस्टम सर्विसेज। अगर तालाब हैं तो उसमें आप मत्स्य पालन कर सकते हैं, उसमें जो ग्राउंड वाटर लेवल मेंटेन रहता है उसमें हम सिंचाई कर सकते हैं जब हमको सिंचाई की आवश्यकता है। तो एक बहुत बड़ा स्रोत होता है, बहुत सारी पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं उस क्षेत्र विशेष के लिए। जी डॉक्टर साहब, आपने मत्स्य पालन की बात की है, जब जल प्रदूषण की बात होती है तो मत्स्य पालन ये भी उससे कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। तो ऐसे पे किस स्तर तक इस पे प्रभाव पड़ता है, इसका जल प्रदूषण का इसका कारण और क्या हो सकता है? देखिए, जैसे कि मत्स्य पालन की आपने बात की, जैसे तालाब हैं, जोहड़ है, ये तो प्राकृतिक रूप से हो गया, नदी नाले, लेकिन बहुत से क्या है हम आजकल आर्टिफिशियल ढंग से भी, कृत्रिम रूप से भी मत्स्य पालन कर रहे हैं, एक बहुत बड़े आय का साधन है। तो अगर हमारे जल स्रोत प्रदूषित होते हैं, तो अगर हमारे जल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो जाती है, तो हम उसको
प्रदूषित जल मानते हैं। अगर वो 2 मिलीग्राम प्रति लीटर आती है तो उसको हम हाइपोक्सिया की सिचुएशन कहते हैं, यानी कि वहां पे बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो ऐसे क्षेत्रों में जो जलीय जीव हैं वो मरने लगते हैं, हाइपोक्सिया बोलते हैं उसको। तो अगर हम ऑर्गेनिक पॉल्यूशन, जैसे कई बार क्या हुआ कि बहुत सारे जो एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज है, कभी कभी उनका एफुलेंट्स अगर वहां पे आ गया, उससे भी वो सारे ऑक्सीजन को स्रोत लेते हैं, या अगर मान लो ऑर्गेनिक सीवेज हमने डाल दिया तो उससे भी ये सब चीजें आती हैं। तो कभी भी बिना उपचारित किए हुए हमको इसमें नहीं डालना है, अदरवाइज हमारा इससे जो जलीय जीव हैं उन पे घोर संकट उत्पन्न हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, आज विनोद काफी ऐसी जानकारी दे रहे हैं कि जो हमारे मत्स्य पालन, पशुपालन और साथ ही साथ जो हमारी खेती करते हैं किसान मित्र, सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कृषि के किसी भी कार्य को कर रहे हैं और जल से जुड़ा हुआ है अगर, तो आप आज कांटेक्ट कर सकते हैं। फोन नंबर आपको एक बार फिर से दोहरा देते हैं हम। फोन नंबर है हमारा 23421608 और दिल्ली से बाहर के जो श्रोता हैं वो 011 जरूर डायल करें। तो आप जब तक फोन करें आपका फोन जरूर हम अटेंड करेंगे, लेकिन आते हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। और आज बात हो रही है जो प्रदूषित जल हो जाता है, कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही डॉक्टर साहब फिलहाल एक श्रोता हमारे साथ बने हुए, आइए उनसे जान लेते हैं क्या पूछना चाह रहे हैं वो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते मैम जी। जी नमस्कार सर, नाम बताइए अपना और कहाँ से बोल रहे हैं आप। मैं कृष्ण कुमार पाठक, वैसे तो गुड़गांव में रहता हूँ लेकिन मेरा घर उत्तर प्रदेश में है। मैंने एक बोरिंग करवाई थी उत्तर प्रदेश में, तो हमने वहाँ 250 फीट चलवाने के बावजूद भी हमें वो अच्छा पानी नहीं मिला वहाँ पर जी। तो अभी इस टाइम पृथ्वी का जलस्तर मतलब पीने योग्य पानी कहाँ पे है। देखिए पाठक जी, आपने बहुत ही समसामयिक प्रश्न पूछा है, लेकिन ऐसा कोई ये नहीं है कि कहाँ पे है, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग स्तर होता है। अगर आप जाएंगे नदियों के पास तो वो कम गहराई पर ही मिल जाता है। और आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा जिला है आपका। अभी फिलहाल वो लाइन पे नहीं है डॉक्टर साहब। बेसिकली ये जो प्रश्न था वो इसी बात पर निर्भर करता है कि आपका क्षेत्र कौन सा है, वहाँ पे कितनी गहराई पर पानी है और जो पानी की गुणवत्ता क्या है उसकी जांच कराने से ही पता चलेगा। और बिल्कुल खास तौर पे यूपी में अगर हम बात करें, जैसे ये अपना जो गंग नहर है इसके आसपास या फिर गंगा है जिसको हम ये गंगस भी बोल देते हैं जी, ये वाला जो क्षेत्र, तराई क्षेत्र जो है जी, तो इस पे आमतौर पे पानी बहुत अच्छा है इधर। बिल्कुल। तो लगता हुआ एरिया जो हो सकता है थोड़ा दूर का है, भाई 100 फीट पे पानी नहीं है। कई बार क्या होता है डॉक्टर साहब, जैसे मैं बताता हूँ अपना हरियाणा की अगर मैं बात करूँ तो 100 फीट पे हमारे यहाँ पानी बहुत अच्छा निकल जाता है। कुछ किसान भाई क्या समरसेबल डालते हैं, बिल्कुल नीचे गहराई में डाल देते हैं 200-250 पे, तो वहां पे जो पानी का स्वाद है वो फिर अलग हो जाता है। बिल्कुल। तो वो डिपेंड करता है क्षेत्र के हिसाब से कि भाई यहाँ 50 फीट पे अच्छा है पीने योग्य या फिर 100 फीट पे है। जी, जो एक्वीफर की गहराई है उसकी जो गुणवत्ता है उस पर निर्भर करता है। जैसे आपने बताया कि कहीं कहीं पे बहुत अच्छा पानी है
कहीं पे बहुत खारी पानी भी निकल आता है। तो वो सब अलग अलग, क्योंकि ये प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। जी जी, हम जो विषय लाते हैं उससे संबंधित ज्यादातर हम चाहते हैं कि आप प्रश्न पूछें, और आज का नंबर भी हम आपको बता ही चुके हैं 0112342168। आप पूछ सकते हैं। जल प्रदूषण का असर जो भारतीय कृषि पर हो रहा है, इस विषय पे आज हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जब पानी की बात हो रही है, जल की मतलब प्रदूषित होने की बात हो रही है, तो ऐसे में हैवी मेटल ये भी एक चीज देखी जाती है जो पानी के साथ काफी हमारी कृषि को प्रभावित करती है। तो इसके विषय में आप क्या बताएंगे? ये जो भारी धातुएं, हैवी मेटल को हम बोलते हैं भारी धातुएं, अगर हम आम भाषा में बात करें तो इसकी भयावहता की तरफ ध्यान गया था जब जापान में मिनी माता में एक दुर्घटना हुई थी कि कुछ इंडस्ट्री से मरकरी रिस गया था। तो उस पारे को या मरकरी को वहां की मछलियों में चला गया वो बायो मैग्निफिकेशन के कारण, और फिर धीरे धीरे जब वो वहां के लोगों ने उसको सेवन किया मछलियों का, तो बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए, कुछ मौतें भी हुई थी। तो पहली बार देखा कि भाई ये जो भारी धातुएं बहुत खतरनाक होती हैं, जैसे लेड है, कैडमियम है, क्रोमियम है, निकल है, आर्सेनिक है, तो इनको हम भारी धातुएं कहते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि अभी आपको लेड के बारे, लेड भी क्या है, लेड जैसे पहले पेंट्स में होता था, लेड अब तो लेड फ्री पेट्रोल आ गया, तो काफी कम समस्या हो गई है। तो भारी धातु के स्रोत क्या है कि वो धीरे धीरे रिस के हमारे जमीन में चले जाते हैं। जैसे आर्सेनिक की समस्या है, आर्सेनिक वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में बहुत बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि जो जियोलॉजिकल नीचे की जो चट्टान है, जब हम ज्यादा गहराई से जल निकालते हैं तो वो ऊपर आ जाता है आर्सेनिक। तो ये क्या है कि जो आर्सेनिक है वो पानी में आ रहा है, लोगों को पूरा कैंसर तक की समस्या इससे हो रही है, बहुत सारी त्वचा संबंधी समस्या हो रही है। क्रोमियम में क्या होता है कि जो चमड़े की जो शोधन के कारखाने होते हैं वहां पे क्रोमियम यूज होता है, टेनरीज जिसको हम बोलते हैं, तो वहां से क्रोमियम होता है। क्रोमियम दो रूपों में पाया जाता है, एक तो है ट्राइवेलेंट क्रोमियम यानी कि जिसकी संयोजकता 3 होती है, और एक होता है हेक्सावेलेंट क्रोमियम यानी कि जिसकी संयोजकता 6 होती है। तो जो मनुष्य, जानवरों के और कृषि के लिए नुकसानदायक है वो जिसकी संयोजकता 6 है, यानी कि हेक्सावेलेंट क्रोमियम। इस क्रोमियम से कैंसर की समस्या होती है, किडनी की समस्या होती है। तो ये जो जितनी भी भारी धातुएं हैं, ना केवल मनुष्यों में बल्कि हमारी वनस्पतियों में भी बहुत सारी समस्याएं पैदा करती हैं। उपज कम हो जाती है, उनकी पशुओं पे हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर हम मानव स्वास्थ्य की बात करें तो किडनी फेल्योर, कैंसर, लिवर डिजीज, बहुत सारी स्नायु तंत्र की बहुत सारी समस्याएं हैवी मेटल से होती हैं। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, एक और श्रोता है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। मैं यूपी लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी राजा जी, प्रश्न पूछिए अपना। सर जी, मैं ये प्रोग्राम मतलब हमेशा सुनता हूँ किसानों की बात जी, तरह तरह के विषय पे हमेशा बात होती है। अभी जल प्रदूषण से जुड़ा हमारे डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा कुछ भी बता सकते हैं, और वैसे उस पर भी विषय पे बता सकते हैं, लेकिन एक होते हैं ना जो पुख्ता जानकारी जो होती है आंकड़ों सहित, वो दी जाए तो ही सही रहता है। और आपने विनोद जब बात छेड़ ही दी है कि हम एक जानकारी पहुंचाएंगे मिलेट्स के ऊपर हमारे श्रोताओं तक, तो क्यों न देर की जाए, क्यों ना अभी पहुंचा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी। खाद्यान्न संकट के गहराने की आशंका ने दुनिया भर के देशों की चिंता को बढ़ा दिया है। बढ़ती आबादी का बोझ, निरंतर बदलते मौसम और खेती किसानी में बढ़ती लागत के बीच फायदे की खेती के विकल्प पर मिलेट की खेती अपनी जगह बना रही है। श्री अन्न यानी मिलेट्स की खेती कोई नई नहीं है। आजादी के 1 दशक बाद तक देश की बड़ी आबादी मिलेट खाद्यान्न पर ही निर्भर थी, लेकिन हरित क्रांति की आंधी से गेहूं और चावल के उत्पादन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन मिलेट का रकबा धीरे धीरे कम होता चला गया। बीते 1 दशक से एक बार फिर मिलेट ने खेतों को हरा भरा किया है। हम पहले क्या है देसी बाजरे की खेती करते थे, उसमें हमारे को 100 से 110 दिन का फसल में तैयार होने में टाइम लगता था। फिर हमने अभी 6-7 साल से हाइब्रिड बाजरे की खेती करना शुरू किया। उसमें क्या है हमारे को 75 से 80 दिन का समय लगता है और अच्छी उपज तैयार होती है और इसकी मार्केट में वैल्यू भी बढ़िया मिलती है। इसलिए हमने इसका खेती का रकबा ज़्यादा बढ़ा दिया। कम मेहनत और लंबे समय तक खराब न होने की खासियत श्री अन्न की फसलों के दायरे को अब और बढ़ा रही है।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कम मेहनत भी लगे और जो उसका समय है, जो कहते थे ना रखने के बाद जल्दी ख़राब हो जाते थे मिलेट्स, तो वो श्री अन्न जो है अब जल्दी ख़राब नहीं होंगे। ऐसी कुछ जो है तैयारियां की जा रही हैं। वापस आते हैं अपने कार्यक्रम और जल प्रदूषण के बारे में बात करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, जैसे आज बात कर रहे हैं, अभी हम समस्याएं आती है खास तौर से भारी धातुओं की जी। तो अभी जैसे किसान भाई हैं, तो फिर सबको एक मुहिम चलानी चाहिए कि भाई जो भी हम खेती में पानी यूज़ कर रहे हैं या फिर घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्यों ना सबसे पहले हम जो हमारा जल है उसकी जांच करा ली जाए। जी बिल्कुल। देखिए, जैसा मैंने बताया कि जो हमारा भूमिगत जल है, कई क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्याएं सामने आ रही हैं, तो ये हमारा फर्ज बन जाता है कि जो भी आपका जो आप भूमि जल इस्तेमाल कर रहे हैं या जो कहीं से भी आप सिंचाई के लिए जल इस्तेमाल कर रहे हैं, या नहर है, कहीं से भी है, तो उसकी एक बार जांच करा लें कि उसमें कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से नहीं हैं। कई बार सिर्फ ये जल से नहीं आता, अगर कई बार आप ना अच्छी गुणवत्ता का कंपोस्ट यूज नहीं कर रहे हैं, जिसको हम फार्म यार्ड मैन्योर या घूरे की खाद कहते हैं। कई बार क्या होता है कि सेल खराब हो गया, आपने सेल वहीं पे डाल दिया, तो हम जानते हैं कि उसमें भारी धातुएं होती हैं, कुछ ऐसे अपशिष्ट आगे के जिसमें भारी धातुएं होती हैं। और एक और बड़ी समस्या आ रही है आज की तारीख में, प्लास्टिक की समस्या। प्लास्टिक की जो समस्या है, इसको बोलते हैं माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन। वो ना केवल हमारी मिट्टी में, अगर आप किसी भी खेत में चले जाएं शहरों के आसपास, तो वहां पे आपको प्लास्टिक के असंख्य गुटके के पैकेट, ये पैकेट, पॉलीथीन के पैकेट आपको खेत में मिलेंगे। तो आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। और जो हमारे जल स्रोत हैं उसमें भी ये प्लास्टिक की समस्या आ रही है। और ये समस्या तो यहाँ तक आ गई है कि जो मानव का जो भ्रूण है, प्लेसेंटा है, वहां पर भी माइक्रोप्लास्टिक पाई गई है, खून में माइक्रोप्लास्टिक आ गई है। तो आप सोचो, हमारे अगर जल में जो क्या होता है कि प्लास्टिक समुद्र में है, नदियों में है, तो जलीय जीवों के अंदर जा रही है। जब कई बार मछलियां हम पकड़ते हैं तो उसके अंदर प्लास्टिक निकल रही है। तो ये न केवल हमारी पृथ्वी को, न केवल हमारे खेतों को, बल्कि हमारे जल को भी प्लास्टिक से प्रदूषण हो रहा है। और ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। तो जब प्लास्टिक का विघटन होता है तो बहुत सारे कार्सिनोजेनिक यानी कि ऐसे पदार्थों का निकलते हैं जिनसे कि कैंसर की संभावना होती है। इसलिए कहते हैं कि भाई प्लास्टिक के कप में, जो आजकल आप फैशन चला है ना शहरों में कि अभी प्लास्टिक के कप में चाय पीनी है या खाना पैक करा के ले जाना है, वो बहुत खतरनाक है। इसको हमको तुरंत रोकना पड़ेगा और ये इस तरह की चीजों से हमको बचना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है कि अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आने वाले दिनों में, हालांकि मई आ चुकी है लेकिन टेम्परेचर उस लेवल पर भी गया नहीं है, लेकिन फिर भी आने वाले दिनों में संभावना है कि टेम्परेचर बढ़ेगा। और जब गर्मी ज़्यादा होती है तो पानी की खपत भी कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है। चाहे जानवर हो, चाहे हम इंसान हो या हमारे खेत, वो भी डिमांड ज़्यादा करते हैं कि पानी ज़्यादा चाहिए। लेकिन ऐसे में पानी ज़्यादा चाहिए और ऐसे कई किसान हैं या क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे पानी की समस्या आती है। तो ऐसे में हम कैसे किसानों को समझाएं या उन तक क्या सोर्स पहुँचाएं कि वो प्रदूषित पानी से दूर रहें और साफ पानी तक ही मुहैया हो पाए उन्हें। जी, जैसे गर्मी आएगी, पानी की कमी हो जाती है, लेकिन आज भी हमारे यहाँ पानी की जो उपयोग दक्षता है बहुत कम है। तो पानी की ऐसी तकनीकें हमको अपनानी है, जैसे कि टपक सिंचाई, स्प्रिंकलर इरिगेशन, यानी कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं ना, मोर फसल पर ड्रॉप, यानी कि एक बूंद पानी से ज्यादा फसल, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। तो ये हमको देखना है। जैसा आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की पानी काफ़ी नीचे चला गया है, एक बड़ी ये है, तो वहाँ पे हमको ये देखना है कि हम किस तरह का पानी अपने खेती में यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का पानी अपने मवेशियों को दे रहे हैं, कहीं उसमें खतरनाक अवयव तो नहीं है। अगर वो एक बार अवयव हमारे फूड चेन में आ गए, अगर मान लो सब्जी में आ गए, मनुष्य में आएंगे या पशुओं में आ गए, तो हमारे वो दूध में आएंगे या उनके जो मीट प्रोडक्ट हैं उसमें आएंगे, तो अंततोगत्वा ये पूरे हमारे चेन में आ जाएंगे। तो इससे ना केवल हमारे और एक इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर ऐसे हानिकारक प्रदूषक तत्व तो हमारे फसलों में आ जाते हैं और हम अपने जो उपज है उसका निर्यात करना चाहते हैं, तो कई बार वहां से वो वापस आ जाता है कि भाई आपकी फसल में ये प्रदूषक तत्वों की मात्रा ज्यादा है। तो ना केवल आर्थिक नुकसान होता है बल्कि देश की साख को भी बट्टा लगता है। तो ये जो जल प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसमें सरकार मिलकर काम कर रहे हैं, बहुत सारे इसमें योजनाएं चल रही हैं, किसानों का साथ मिलेगा, ऐसी बहुत सारी विधियां हैं जिसके कारण हम जो हैवी मेटल हैं या जो और अन्य जो हानिकारक पदार्थ हैं उसको हम फसलों में जाने से रोक सकते हैं, उससे हम अपने मवेशियों को बचा सकते हैं, लेकिन उसको हमको समन्वित तरीके से काम करना पड़ेगा। तो अभी डॉक्टर साहब, जैसे खासतौर से मैं बात करूं, जैसे अपने एनसीआर के आसपास का क्षेत्र है जहाँ पे भूमिगत जल है वो बहुत नीचे जा चुका है, या फिर जो किसानों के पास साधन नहीं है, तो कहीं ना कहीं आसपास जैसे जो सीवेज है या गंदे नाले जो है इस तरीके से हैं, तो उसके आसपास हम देखते हैं कि बहुत ही खेती होती है। तो उन लोगों के लिए भी मतलब कुछ
है इसमें समाधान कि भाई या तो वो इन चीज़ों से बचें या फिर कोई और अल्टरनेट सरकार की तरफ से ऐसी सुविधाएं कि उनको पानी उपलब्ध कराया जाए वहाँ पे? देखिए, सरकार की तो साफ नीति है कि जो जमुना के आसपास के एरिया हैं वहाँ पे आप सब्जी की खेती ना करें। जी ठीक है। और ये आपने बताया कि हाँ, कई बार ऐसा करते हैं लोग, अनौपचारिक जो सीवेज है, नाले का पानी जा रहा है उससे करते हैं, तो ये एक बहुत खतरनाक पद्धति है। हमारी सब्जी तो देखने में बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन जब आप उसका विश्लेषण करेंगे, चाहे उसमें हैवी मेटल्स हो और अन्य टॉक्सिकेंट्स हो, तो उनकी मात्रा ज्यादा होती है। तो हमको जागरूक करना है, हमको ऐसी नीतियां बनानी है ताकि उसको इस्तेमाल करने से वो हतोत्साहित हो। सबसे बड़ी बात है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है कि वो इस पानी को ना यूज करके साफ पानी का इस्तेमाल करें। और अगर इसका भी करना है तो हमारे संस्थान ने इस तरह के पानी को उपचार करके कैसे इस्तेमाल करना है उस पर भी काम किया है, उसकी भी टेक्नोलॉजी है और वो गाँवों तक, किसानों तक पहुंच रही है। मतलब अगर वो पानी जो गंदा पानी आ रहा है उसको भी हमारे संस्थान ने, जी पूसा संस्थान ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है कि उस पानी को हम बहुत ही कम खर्चे में शोधित करके हम अपनी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें खतरा नगण्य है, कोई भी उसमें टॉक्सिकेंट नहीं जाते हैं। जी, तो पता ही चल गया विनोद, वैसे भी जानते थे जल प्रदूषण एक खतरनाक चीज है, लेकिन अब और भी ज्यादा किस लेवल तक खतरनाक है। बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, अपनी खेती को सुरक्षित करना है, अपने पशुधन को सुरक्षित करना है और अपने जीवन को भी सुरक्षित करना है। डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम से मैं आरती और साथी विनोद आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।